नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे पर्यावरण के सीरीज का 29वां वीडियो है और जलवायु परिवर्तन का 10वां भाग है। और आज का टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ, जिसके अंतर्गत हम लोग रेड प्लस प्लस, कार्बन फुटप्रिंट, क्लाइमेट फिक्शन और अर्थ आवर को समझेंगे। इसके अलावा हरित अर्थव्यवस्था को समझेंगे, जिसके अंतर्गत हरित जीडीपी, हरित लेखांकन, हरित सूचकांक और हरित वित्त को समझेंगे। तो सबसे पहले अपने टॉपिक की शुरुआत रेड से करते हैं। रेड स्टैंड फॉर आर रिड्यूसिंग, E for emission, D for deforestation और अनदर D फ्रॉम फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। अगर इसको टोटली बात करें तो रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो हमें जंगलों को काटना नहीं और उनके क्षेत्रफल को कम नहीं करना है, जंगलों की रक्षा करना है, जिससे कार्बन का उत्सर्जन कम हो जाएगा। अगर इसको और समझे तो कहेंगे कि वन लगाकर और वन के काटने पर रोक लगाकर इसके माध्यम से कार्बन के उत्सर्जन को रोके। सन 2005 में UNFCCC के अंतर्गत रेड तंत्र बनाया गया था। यह प्रणाली सिर्फ विकासशील देशों के लिए है, जिसके अंतर्गत वनों को नष्ट होने से बचाना है, वनों की कटाई को रोकना है। ऐसा करने से CO2 की मात्रा कम होगी, क्योंकि मृदा जो होते हैं CO2 की ऑब्जॉर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं। अगर आप निर्वनीकरण और निम्नीकरण के द्वारा CO2 के उत्सर्जन को रोकेंगे तो इसके लिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा, इसके माध्यम से आपको धन दिया जाएगा। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण 12 से लेकर 29% तक बढ़ गया है। अपना अगला टॉपिक है रेड प्लस, यानी कि जो पहले रेड था उसको प्लस कर दिया गया, यानी कि टॉपिक सेम रखी गई, बस उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया गया। इसका भी संबंध विकासशील देशों से ही है, किंतु यह विकासशील देशों के द्वारा अपने यहाँ वन निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण को कम किए जाने के साथ साथ वनों के संरक्षण, संपोषणीय प्रबंधन एवं वन कार्बन भंडारण के लिए भी प्रोत्साहन राशि देता है। सन 2007 में इंडोनेशिया के बाली सम्मेलन COP13 में रेड को रेड प्लस का नाम दिया गया। रेड को रेड प्लस का नाम दिया गया। इसके अंतर्गत 5 गतिविधियां रखी गई है, जिसके अंतर्गत विकासशील देश अपने यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। एक गतिविधियां हैं निर्वनीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, वन कार्बन संग्रहण का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। उसके बाद है वनों का संपोषणीय प्रबंधन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, वन कार्बन संग्रह का संवर्धन, इन्हांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। रेड प्लस के अंतर्गत वनों में संचित कार्बन का मौद्रिक मूल्य आंका जाता है और उतने मूल्य की कल्याणकारी योजनाएं या प्रत्यक्ष लाभ दिया जाता है। इसके अलावा इससे संबंधित देश की सरकारों तथा स्थानीय समुदाय को वन संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं उपयोग की प्रेरणा मिलती है। ये रहा रेड एंड रेड प्लस प्लस। अपना अगला शब्द है कार्बन फुटप्रिंट। ये क्या होता है कि कार्बन की उपस्थिति या कार्बन की मौजूदगी, ये कार्बन को जन्म से जुड़ी हुई है। इसका संबंध जो कार्बन की उपस्थिति और कार्बन की मौजूदगी से है, ये कार्बन के जन्म से जुड़ी हुई है। कार्बन का जन्म मनुष्य की गतिविधियों के कारण होता है, न कि प्रकृति के कारण होता है। किसी भी व्यक्ति या संस्था या व्यक्ति द्वारा वातावरण में जो कार्बन की मात्रा छोड़ते हैं, जो भी उसकी विभिन्न गतिविधियों से कार्बन उत्सर्जित होती है, वो कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति, संस्था या व्यक्तियों के द्वारा या वातावरण में जो कार्बन की मात्रा छोड़ी जाती है, उसकी अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से वो कार्बन, जिससे कार्बन उत्सर्जित होता है, वो कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। जो देश जितना ज़्यादा औद्योगिकीकृत होगा, जितना ज़्यादा विकसित होगा, वहाँ कार्बन फुटप्रिंट उतना ज़्यादा होगा। अगर हम जितनी आसपास की चीज़ें हैं केवल उनका ही उपभोग करें और चीज़ का ट्राई न करें, तो उतना ही कम कार्बन का उत्सर्जन होगा। गांधी जी का दर्शन है कि सीधा साधा जीवन, कम से कम चीज़ों का उपभोग करें और चीज़ों का पुनर्चक्रण करें। इससे प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट हो वो कम होता चला जाएगा। यानी कि व्यक्ति, संस्था या व्यक्तियों के द्वारा जो कार्बन उत्सर्जित किया जाता है उसे कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। और गांधी जी के जो दर्शन हैं उनको पालन करके प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। अब अगला है क्लाइमेट फिक्शन, जलवायु उपन्यास। ये उपन्यास जलवायु पर लिखी गई है। इन उपन्यासों में जलवायु परिवर्तन पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। इससे पहले भी जलवायु परिवर्तन पर उपन्यास लिखे गए हैं, लेकिन इनको मान्यता ज़्यादा मिलने लगी है। जलवायु परिवर्तन पर लिखा गया यह साहित्य, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्लाईफाई कहते हैं, CLIFI, क्लाईफाई, ठीक है, कहते हैं।
इस साहित्य को पूरी दुनिया में भी मान्यता मिल रहा है। अगला अपना है अर्थ आवर। अर्थ आवर, अगला टॉपिक है अपना है अर्थ आवर, जिसे पृथ्वी का घंटा भी कहते हैं। इसका सीधा सीधा संबंध पृथ्वी के संरक्षण से है। ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन को कम करे, इसके अंतर्गत जो भी ग्रीन हाउस गैसेज होती है उसके उत्सर्जन को कम करे, इससे पृथ्वी की रक्षा हो सकेगी। 31 मार्च के दिन 8:30 बजे से लेकर 9:30 के बीच अपने घर की सभी बिजलियां बंद कर दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही अर्थ आवर मनाया गया, यानी 1 घंटे तक कृत्रिम रोशनी से पृथ्वी मुक्त रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य न ही बिजली बचाता है, न ही कार्बन के उत्सर्जन को कम करना है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में पृथ्वी के संरक्षण के प्रति चेतना जागृत करना है। ये मुख्य उद्देश्य को ध्यान रखिए, बाकी तो गौण उद्देश्य तो बहुत सारे हैं। यहाँ पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण की बात कही जाती है। ये बुनियादी रूप से सांकेतिक गतिविधियाँ है लोगों के मन में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक भाव पैदा करने की। यह WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से ही इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद यह पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों में ज़बरदस्त चेतना पैदा की है और यहाँ यह गतिविधियाँ पर्यावरण संरक्षण का भागीदार भी बन रही है। यानी कि जो अर्थ आवर है पर्यावरण संरक्षण के गतिविधियों में अपना भागीदारी निभा रही है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। कल हरित अर्थव्यवस्था को हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, वीडियो का लेंथ बड़ा ना हो इसलिए छोटे छोटे वीडियो में बना रहा हूँ ताकि रोचकता बनी रहे। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।